हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, जिसमें हमने कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जाना था। तो आइए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो क्या कॉजेज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? हमने पढ़ा था पॉलिटिकल कॉज था, सोशल कॉज था, इकोनॉमिकल था और इंटेलेक्चुअल कॉज था। तो इसमें हमने पढ़ा था कि क्या पॉलिटिकल कॉज था। पॉलिटिकल कॉज में हमने जाना था कि किस तरीके से जो बर्बन फैमिली थी, उसके जो राजा थे लुईस 14, 15 और 16, उन्होंने किस तरीके से जो है फ्रांस को कर्ज में डुबो दिया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था सोशल कॉज की। सोशल कॉज था कि फ्रांस के जो है 3 एस्टेट थे, चर्च, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट यानी क्लर्जी या कॉमन पीपल जिसे हम कह सकते थे। और सोशल कॉज ये था कि किस तरीके से चर्च और नोबिलिटी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था और क्लर्जी यानी कॉमन पीपल को ही सारा टैक्स देना पड़ता था। और नेक्स्ट था इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में हमने जाना था कि किस तरीके से हार्श विंटर्स थी और हार्श विंटर्स के कारण जो है वो लोगों का जो है यानी फार्मर किसानों की जो है फसलें बर्बाद हो गई थी और उनसे फिर भी टैक्स लिया जा रहा था। इसी वजह से वो राजा से जो है काफी ज्यादा नाराज थे। इसके बाद जो इंटेलेक्चुअल कॉजेज थे उसमें हमने जाना था कि किस तरीके से जो बहुत सारे फेमस थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उन्होंने किस तरीके से जो है आम जनता को जो है वो रिपब्लिक के बारे में बताया, इंडिपेंडेंस के बारे में बताया। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो क्लर्जी पीपल थे, जो कॉमन पीपल थे, उन्होंने एक अपनी असेंबली या अपने ग्रुप बनाया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, एस्टेट जनरल। और ये जो ग्रुप है ये उन्होंने काफी समय पहले बनाया था, यानी 175 ईयर्स पहले बनाया था। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो आइए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि जो क्लर्जी पीपल थे उन्होंने जो है एक अपनी असेंबली बनाई थी जिसका नाम था एस्टेट जनरल। तो ये एस्टेट जनरल तो थी जो इसका 175 सालों तक तो इसको कोई यूज नहीं था, लेकिन अचानक से 175 ईयर्स के बाद जो है 5 मई 1789 को जो है पहली बार इसे राजा ने अपने महल में बुलाया। तो क्यों बुलाया? अब राजा ने बुलाया था तो कोई तो रीजन होगा, कोई तो एजेंडा होगा। तो एजेंडा क्या था इस इनवाइट का? टू मैनेज द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड रेज द टैक्स। राजा क्या चाहता था, यानी लुईस 16, कौन था राजा उस टाइम? लुईस 16 था। तो लुईस 16 चाहता था कि जो टैक्स को रेज कर ले। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर था नेकर, फाइनेंस मिनिस्टर था उस टाइम भी वहां पे फ्रांस में, तो उसका नाम क्या था? नेकर। उसने राजा को कहा कि अब पता नहीं कितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है और किस तरीके से हम कर्ज चुकाएंगे। तो वो भी खुद भी डर चुका था, है ना। तो राजा ने उसको क्या कहा कि टैक्स बढ़ा दो, लेकिन नेकर ने उसे एडवाइस किया कि राजा आप इस तरीके से टैक्स मत बढ़ाओ, जनता जो है वो भड़क जाएगी और ऐसा ना हो कि वो आपके खिलाफ क्रांति पर उतर आए या फिर आपको मार डाले। ठीक है, तो उसने ही, जो नेकर जो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने ही राजा को एडवाइस किया कि आप जो है जो कॉमन पीपल की एक असेंबली है एस्टेट जनरल, उनको जो है अपने महल में बुलाइए एंड उनसे जो है इस बारे में डिस्कस कीजिए। तो कौन कौन से डेलीगेट्स आए थे इस मीटिंग में? तो इसमें आए थे 300 चर्च के पीपल आए थे, 300 नोबिलिटी यानी रॉयल फैमिलीज आई थी और 600 क्लर्जी यानी कॉमन पीपल आए थे। तो टोटल 1200 पीपल आए थे जिसमें 600 कॉमन थे और 600 रॉयल्टी थी, राइट। अब इस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो है रेवोल्यूशन ने एक नया मोड़ ले लिया। तो देखते हैं कि क्या हुआ इस मीटिंग में। तो जो 300 + 300 यानी चर्च के लोग और जो रॉयल फैमिलीज यानी नोबिलिटी थे, उन्होंने कहा कि हम क्यों टैक्स देंगे, हम तो रॉयल पीपल हैं, हम क्यों टैक्स देंगे। ये जो कॉमन पीपल है, ये जो 600 कॉमन पीपल आए हैं, इन्हीं पर टैक्स लगाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वोटिंग के समय उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि हम वोट ले लेते हैं कि किसको टैक्स देना चाहिए। और वोटिंग के समय उन्होंने क्या किया, जो क्लर्जी लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया। और इन लोगों को बहुत ही गुस्सा आया, जो कॉमन पीपल थे उन लोगों को बहुत ही गुस्सा आया। और ये लोग जो है राजा के पैलेस में जो है एक टेनिस कोर्ट था, वहां पे सब इकट्ठा हो गए और गुस्से में इन्होंने नेशनल असेंबली बना ली। ठीक है, अब एस्टेट जनरल के बाद इन्होंने क्या बना लिया, नेशनल असेंबली बना दी। ठीक है, कब बनाई नेशनल असेंबली? इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई 5 जुलाई 1789 को। ठीक है, और इसी घटना को जो है टेनिस कोर्ट ओथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेनिस कोर्ट ओथ किसे कहा जाता है या फिर नेशनल असेंबली कब बनी थी? तो इसका आंसर था 5 जुलाई 1789 को। ठीक है, तो आप अपने कॉपीज में जो है इसके नोट्स भी बना सकते हैं साथ ही साथ, ताकि इजीली याद रह सके और एग्जाम से पहले आप इजीली
उसे रिवाइज कर सकें। एंड दे वांटेड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो नेशनल असेंबली वाले थे यानी क्लर्जी लोगों की जो असेंबली थी, नेशनल असेंबली, ये क्या चाहते थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान चाहते थे। ठीक है, उससे पहले जून 1789 को क्या हुआ था, इट्स विंटर टाइम, तो यूरोप में जो है इस टाइम क्या है, विंटर होती है। ठीक है, तो ऑल ओवर फ्रांस पीजेंट्स रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स। तो ये जो फ्रांस के लोग थे, फ्रांस के पीजेंट्स यानी फार्मर्स, किसान थे, इन्होंने क्या है, रिवॉल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया फ्यूडल लॉर्ड्स यानी सामंतों के खिलाफ। एंड दीज फ्यूडल लॉर्ड्स सेव एवरीथिंग बट पीपल लूटेड ग्रेनरीज, बर्न लैंड रिकॉर्ड्स। एंड जो आम लोग थे, ये जो फार्मर्स थे, कॉमन पीपल थे, क्लर्जी थे, इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया और इन सामंतों की जो है ग्रेनरीज यानी जहाँ पे ये अनाज इकट्ठा करते थे उनको लूट लिया, लैंड रिकॉर्ड्स यानी ज़मीनों के जो कागजात थे उनको जला दिया। और ये जो फ्यूडल लॉर्ड थे ये डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए आम लोगों से, और अपनी जान बचाने के लिए गाँव छोड़कर जाने लगे। ठीक है, तो ये कब हुआ था, जून 1789 में। ठीक है, और इस वजह से जो है राजा भी बहुत ज़्यादा डर चुका था। ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं पेरिस में जो है वो विद्रोह करने लगे, और इस वजह से उन्होंने जो क्या किया, जो किंग्स एक्शन मतलब राजा का जो भी निर्देश थे उनको फॉलो नहीं किया। एंड उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर को भी ब्रेक डाउन किया, किसी भी राजा की कोई भी कानून, कोई भी उसको ऑर्डर को नहीं माना इन्होंने। ठीक है, तो लुईस 16 जो कि वहाँ का राजा था, फ्रांस का राजा था उस टाइम, बर्बन फैमिली का था ये लुईस 16, इसने क्या किया, मिलिट्री को बुला लिया पेरिस में, और अपने वर्साइल पैलेस के बाहर, अपने वर्साइल पैलेस के बाहर और पूरे पेरिस में इसने जो है मिलिट्री को बुला दिया। और क्या हो गया, मिलिट्री बुलाने की वजह से क्या हुआ, लोगों में जो है अफवाह फैल गई, कि क्या फैल गई, कि राजा ने जो है मिलिट्री बुला ली है। अब लोग क्या है, लोगों को गुस्सा आ गया कि राजा ने तो मिलिट्री बुला ली है हमें मारने के लिए। अब लोगों को क्या लग रहा था कि राजा हमें मरवाने के लिए मिलिट्री बुला रहा है, जिस वजह से वो और गुस्सा हो गए, और राजा ने जो है अपने बेस्टाइल फोर्ट में जो है लोगों को कैद कर रखा था। अब ये बेस्टाइल फोर्ट क्या है, ये जो बेस्टाइल फोर्ट है ये पहले राजा का पुराना घर हुआ करता था, जो कि कहाँ था, पेरिस में। अब तो राजा कहाँ रहता था, वर्साइल के पैलेस में, लेकिन वर्साइल से पहले राजा कहाँ रहता था, बेस्टाइल फोर्ट में। ठीक है, और इस बेस्टाइल फोर्ट को अब उसने जेल बना के रखा था, जहाँ पे उसने कॉमन लोगों को कैद करके रखा था जिन्होंने विद्रोह किया था। तो इन आम लोगों ने जो है गुस्से में आके क्या किया, बेस्टाइल फोर्ट को आग लगा दी। ठीक है, कब लगाई आग, 14 जुलाई 1789 को। कब लगाई, 14 जुलाई 1789 को, डेट को याद रखिए, बेस्टाइल फोर्ट को आग लगा दी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्यों, क्योंकि इसी दिन आज के टाइम में भी, प्रेजेंट डे में भी बेस्टाइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे, फ्रांस में। 14 जुलाई को हमेशा फ्रांस में बेस्टाइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्टाइल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 जुलाई को। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेशनल असेंबली जो बनी थी, कब बनी थी, 5 जुलाई 1789 को बनी थी। ठीक है, तो जो नेशनल असेंबली थी उसका नाम इन्होंने चेंज करके क्या रख दिया, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब उसका नाम क्या रख दिया, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और क्या आदेश दिया इन लोगों ने आदेश दिया कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, सामंत हैं, उनको कहो कि हमारा टैक्स खत्म कर दे, क्योंकि हम अब टैक्स नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अब टैक्स दे सकें। ठीक है, तो ये आदेश दिया गया फ्यूडल लॉर्ड्स को। और जो मैनी नोबल किंग्स यानी बहुत से रॉयल्स हैं, किंग्स हैं, उनकी फैमिलीज है, वो क्या है, नेबर कंट्री में भाग गई अपने आप को बचाने के लिए। बहुत सारे नोबल्स, उनकी फैमिलीज जो है डर गई इस विद्रोह से, और आसपास के देशों में डर के छुप गई। ठीक है, और जो क्लर्जी ग्रुप था यानी कॉमन पीपल का ग्रुप था, थर्ड एस्टेट था, उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे। और ये जो पढ़े लिखे लोग थे, 1/3 ऑफ पीपल पढ़े लिखे थे क्लर्जी के, वो बाद में क्या बन गए, सिविल ऑफिसर बन गए। ठीक है, सिविल ऑफिसर बनकर, और यही सिविल ऑफिसर देखना बाद में जो है फ्रांस की सरकार को चलाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो आगे इसमें अब क्या होता है कि पोप जो है वो नाराज हो गया था। क्यों हो गया था पोप, मतलब जो पादरी थे, चर्च के पादरी थे, वो नाराज हो गए थे। क्यों थे नाराज, क्योंकि लोगों ने जो है चर्च को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उन्होंने चर्च को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। वो कहने लगे थे कि ये जो चर्च है, ये जो धर्म के बारे में पोप बता रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वजह से पोप भी जो है वो, पादरी जो है वो क्या है, नाराज था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो घटना थी वो थी कि नेशनल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन बनाया।
क्या था ये? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। जिस तरीके से हमारे इंडिया का है ना कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स है, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है, उसी तरीके से वर्ल्ड का या फ्रांस का कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। ठीक है, इसमें जो है नेशनल असेंबली वालों ने क्या आइडिया दिया? आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट दिया, पुनर्जागरण के बारे में बताया, ह्यूमन एंड सिविल राइट्स है ना, सिटीजन्स के राइट्स के बारे में या फिर मनुष्य के जो अधिकारों के बारे में इसमें बात की। ठीक है, तो हमने जान लिया कि ये जो था ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट में और क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में बताया गया इसमें। ठीक है, तो ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी आपने अपने यानी हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा है ना? तो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये फ्रांस से ही लिया गया है, ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसमें कहा गया मैन आर बोर्न इक्वल एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, कि जो आदमी है वो एक बराबर पैदा हुआ है और उसको अधिकार है कि वो आज़ाद रहे और वो उसको अधिकार बराबर के मिले। पर इन्होंने क्या किया? इसमें भी मैन की बात की, मैन की बात की, वुमेन की बात नहीं की। इन्होंने जो है वुमेन एंड स्लेव यानी औरतों और दासों को कोई राइट नहीं दिया। इन्होंने कहा कि तुम सिटीजन नहीं हो, सिर्फ आदमी या पढ़े लिखे जो बड़े लोग हैं वही सिटीजन है। ठीक है, तो ये सब किस में लिखा गया था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने अभी जो घटनाएं पढ़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आगे क्या हुआ 1790 में क्या हुआ, किस तरीके से आगे और भी ग्रुप्स बनेंगे, रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अभी तक सारा कुछ समझ आ गया, जैसे नेशनल असेंबली कैसे बनी, टेनिस कोर्ट, ओथ के बारे में, बेस्टाइल फोर्ट क्या था, सब कुछ आई थिंक आपको समझ आ गया। एंड अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है तो आप मेरे से कमेंट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर समझाऊंगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।